इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है मेरे भाई, 2022 से लेके 2025 तक का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 42% रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक्स की ज़बान में ना हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हर रिसेशन के बाद एक बूम आता है। उसमें मैंने ना 3 एग्रीगेट्स बनाए हैं। नंबर 1 इज़ द अप्रूवल ऑफ दैट सर्टेन प्रोजेक्ट, नंबर 2 उसकी लोकेशन, एंड द थर्ड एंड द अल्टीमेट चीज़ जो है उसकी डेवलपर। Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. Welcome to the show. This is your host राजा सैफ। और जैसा कि आपको पता है कि अर्ज़े पाक इनसाइट्स के नाम से हम एक नया प्रोजेक्ट अपना लेकर आए हैं, जिसमें हम पॉडकास्ट के थ्रू आप सबके लिए एक इनसाइट्स लेकर आते हैं, रियल एस्टेट की और मार्केट के प्रॉस्पेक्ट और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर आते हैं। और आज के हमारे गेस्ट अर्ज़े पाक में एज अ बीडीएम के रोल पर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम करते हैं मिस्टर अरहम इकबाल साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सैफ, आपके बहुत वार्म वेलकम का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा अरहम साहब, आप अपना इंट्रो हमारे व्यूवर्स के लिए दें, आपकी जर्नी और अपने हम्म। बारे में। रियल एस्टेट के शोबे के साथ मैं मुंसलिक हूँ। आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैंने स्टार्ट किया था सिंस 2020 2020 में। हम्म, सर्विसेज जो हैं वो मैंने देना स्टार्ट की फ्रॉम द वन ऑफ द वेरी नॉन प्रोजेक्ट दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से मैंने जो है अपनी रियल एस्टेट की जो है सर्विसेज देना स्टार्ट की। चीज़ें जो उसमें मैंने सीखी थ्रू आउट द वे प्रोसीजर ऑफ द रियल एस्टेट, कैसे हम एक प्रोजेक्ट को प्रोस्पेक्ट करते हैं, हम्म, फर्दर उसकी एक्विजिशन ऑफ लैंड और मैस डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग टीम की अलाइनमेंट, हम्म, और अल्टीमेटली दैट्स गोइंग टू बी द सेल्स एंड मार्केटिंग का काम वो जो हम करते हैं, जो कि एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है फंड की हम्म, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलने के लिए और अल्टीमेटली उसकी डिलीवरी में। वो सारी चीज़ें कंप्रीहेंसिवली मैंने वहाँ से उसका जो है वो नॉलेज गेन किया, और फर्दर मतलब कि आप कह लें कि मोस्टली मेरा 80% जो एक्सपीरियंस रहा है वो हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ही रहा है। हम्म, और उसी के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस जर्नी में सीखी हैं, सेल्स के हवाले से, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के हवाले हम्म, से, इकोनॉमिक्स के हवाले से। एडिंग अप टू इट मोर अबाउट इट, मैं प्रोफेशनली तो सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हूँ ही। हम्म, उसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक काफ़ी वास्ट जो है ना वो फील्ड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एज एज फॉर द मार्केट इज कंसर्न उनकी वो स्टडीज़ नहीं है कि हम्म, सेल्स को हमने थ्योरेटिकली भी जो है ना वो अंडरस्टैंड करना जो हमारे लिए ज़रूरी है वो नहीं है। तो इसी के चलते हुए मुझे एक ज़रूरत फील हुई कि मुझे इसको एज अ थ्योरेटिकली सब्जेक्ट वाइज भी लेके चलना चाहिए। तो हम्म, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके 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 तो ओके ओके। उसमें जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने वो सीखी हैं वहाँ से, हम्म, और मैंने उनको फ्रेम किया है इसके अकॉर्डिंग कि ये एक्चुअल में हमारे बिजनेस वर्ल्ड में वो अप्लाई हो रही हैं, उनके मतलब बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस अब आप करेंगे। उसको लेकर चल रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड होपिंग कि अल्लाह ताला हम्म, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है और हमेशा से रहा है कि हम्म, वन लर्न्स न्यू थिंग एवरी डे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरी डे देयर इज़ अ बेटर हम्म, and better opportunities to come with the organization I'm working in, arzepark.com. Hope for the best एज for अ the बीडीएम। upcoming day. Yes, BDM, Business अच्छा, Development Manager. मैं चाहूंगा जरा बीडीएम को भी आप एक्सप्लेन करें हम्म। कि बीडीएम को हम कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। हम्म। ये तीन नाम है, तीन हम्म। चीजें हैं, हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ इसको भी जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, वो उसमें अब यही बात होगी कि जिस तरह मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं। अब ये हम्म, पोजीशन को हम अवेल कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म, एक्चुअल पता नहीं है कि हमारे एग्जैक्टली इनका बिजनेस। एग्जैक्ट हाँ। रोल क्या है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये मैंने एक्चुअली में जो थ्योरेटिकल नॉलेज जिसकी बात की है, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल हम्म, नॉलेज के साथ साथ ये मुझे समझ भी इसकी मीनवाइल स्टडीज़ के दौरान ही है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्चुअल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन हम्म, इन इन दिस फील्ड जिसमें हम हम्म, वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब एक है सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसका क्या रोल है कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ सर्टेन लेवल, एक लीडर के नीचे वो काम कर रहा है। लीडर उसको सर्टेन जो है वो डिक्टेशंस प्रोवाइड करता है कि बच्चे आपने इस और इस तरीके से आपने काम करना है, हम्म, यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आप करंटली इस तरीके से काम कर रहे हो, मजीद आपको बेहतर फ्लक्चुएशन यहाँ से मिलेंगी। अब जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है ना, इसका रोल जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव से हटके, इवन दो कि जॉब जो है वो टोटली सेल्स वाली है हमारी, लेकिन ऑलरेडी एक करंट
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रियल एस्टेट की है, वो प्रोडक्शन की है, वो फार्मा की है, वो एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न कर रही होगी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ। ऑलराइट है, आर एग्जैक्टली। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो बिल्कुल कोई भी एक्स रेवेन्यू हो सकता है। बिल्कुल। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का ये रोल है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्स सॉर्ट ऑफ अमाउंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, हम्म। मेरा रोल जो है वो इस एक्स सॉर्ट के टारगेट को अचीव करके देना नहीं है, बल्कि इसमें x+1 या x+2 का एडिशन करके गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल प्रोवाइड बिल्कुल करना बिल्कुल। कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अर्न कर रही है, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते कौन हैं। से ऐसे गैप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वर्क करने की जरूरत है, और हम्म। वहां पे मैं वर्क करके रिजल्ट लाऊं। ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी अर्न कर रही है, वहां से उसको मजीद बेहतरी की तरफ उसका लेके आऊं। मुझे लगता तो है कि आपकी बातें सुन के मुझे अ, जो पॉडकास्ट का मैं एक कॉन्सेप्ट सोच कर आया था उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ। अब मैं आपसे बेसिकली ये सबसे ही सवाल करता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट में सिचुएशन इस टाइम क्या है, डाउनफॉल जो हो रहा है उसकी सिचुएशन। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये डाउनफॉल की असल वजह क्या है, क्योंकि आप इकोनॉमिकल चीज़ों को भी देख रहे हैं और इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इस बारे में मुझे ज़रा बताएं। हाँ, इसमें हम डिस्कस करते हैं ये हमेशा ही एक एवरग्रीन टॉपिक रहा है फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो एग्जैक्टली ये एक एग्जैक्टली, मैं ऑलरेडी इसीलिए इसको कॉमन एक समझता हूँ, हर एक से आप करता कह हूँ। लें कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको हम ना ट्रेडिशनली देखते हैं चीज़ों को, और उसके बाद फिर थ्योरेटिकली देखेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेशन वाइज इसको ना प्रिडिक्ट ठीक करेंगे। है। हमारे एक कॉन्सेप्ट है, हमारे फैसलाबाद में एटलीस्ट ये चलता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाती दे है। के जाती है। ठीक है, और ये बात सच भी है। मतलब कि आप देखें कि आपके जानने वाले 100 बंदा आपके जानने वालों में से है, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्टमेंट होती। लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग ऐसे ही है। करेंसीज बाय करते हैं, और फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप अगर 10 लोगों को जानते हैं, तो 10 में से 8 या 9 बंदे वो हैं कि जो कंफर्म रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। तो एक तो ये है कि हमारा ना सर्टन लेवल का एक रिलायबल एक टच है रियल एस्टेट के साथ, कि रियल एस्टेट इज बेसिकली रिलायबल थिंग कि जिसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ दे के जाता और है। ये वैसे भी हमारे को पीछे से चलता आ रहा है, बाप हाँ, दादा करते आ एग्जैक्टली रहे exactly. हैं। तो एक तो वो इसमें लेवल था। अब हुआ क्या कि रियल एस्टेट का जो सीन था वो अच्छा जा रहा था। हम्म। आप देखेंगे कोविड में भी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा सरवाइव किया है। मुझे याद है कि मैं एक कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। सारी चीज़ें जो हैं वो फैसलाबाद की बंद हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ईच एंड एवरीथिंग अगर क्लोज भी हो जाए तो हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को क्लोज नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है? क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का सेक्शन एक ऐसा है जिसके साथ हंड्रेड्स ऑफ मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो काम कर रहे हैं, ज्वाइंटली वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप देखें कि एक पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, जहाँ पे दुनिया स्टक है, प्रोडक्शन रुकी हुई है, रियल एस्टेट बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेहतरी तो ऑलवेज थी वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन कोविड में जाहिर सी बात है कि ये हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम की है। जो रेट मतलब 50% डाउन थे वो 100% अब चले गए, लेकिन एकदम से फिर डाउन भी हुए हैं। उसकी वो हम अब हाँ हाँ 2024 में अगर मैं देखूं तो वहां से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और 2025 तक सेम ऐसे ही सिनेरियो है। अब 2026 कुछ नजर आना शुरू हुआ है। हाँ। अब इसमें डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपने बोला 2022 वाज द ईयर जिसमें हमारी गवर्नमेंट शटर्ड हुई। ठीक है, गवर्नमेंट शटर्ड हुई, हमारे इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ, बड़ी आसान सी जबान में। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। लेट्स सपोज आप हम एक वेरी मिनिमम लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बंदा हूँ, मेरी सैलरी है 100,000 PKR। 70,000 आर द मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो 70,000 मेरे एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने अपने घर की ग्रोसरी में, बच्चों की एजुकेशन में, या XYZ चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। और 30,000 एक पोर्शन है जो कि मेरा सेविंग है। ठीक है, अब 12 माह मैं 30,000 सेव करता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आई गेट अप विद एन अमाउंट ऑफ 3,60,000। 3,60,000 रुपए की मेरी अमाउंट है। वो क्या है? वो सेविंग है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना मेरे भाई, 2022 से लेके 2025 तक का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 42% रहा है। 1947 में पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ है, 1947 से लेके 2022 तक हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 14.5% था।
2022 से 2025 में हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ पे पहुंच गया? 42% पे। मैं एक चीज व्यूवर्स को गारंटी से कहता हूँ कि आप 2022 से 2025 के ओरा में खड़े हैं। 2022 में आपने कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, नेम अ प्रोडक्ट, एक ऐसी प्रोडक्ट जो 2025 में उसकी वैल्यू डबल ना हुई हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात मैं को, फॉलो समझ कर रहा रहे हैं? कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। तो अब जो बंदा जो 1 लाख रुपए कमा रहा था, 70,000 रुपए अपने एक्सपेंस कर रहा था कर रहा था। ग्रोसरीज में और एक्स वाई जी हम्म खर्चात में, 30,000 वो सेव कर रहा था। सेव अब कर हुआ रहा था। क्या कि उसको ये फील होना शुरू हो गया कि यार मुझे ये भी जो है ना 30,000 अब मैं सेव नहीं कर सकता हूँ। एक तो वो उसके यूटिलाइज होने शुरू हो गए, और दूसरा जो 3,60,000 रुपए उसने एक साल में कमाए हुए थे, वो भी उसके सर्टन फंड जो हैं वो वहां से बिल्कुल। निकलने शुरू हो मैं गए। चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को भी आप जरा आसान जुबान में हमारे व्यूवर्स को समझाएं कि हाँ जी। क्या है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली इकोनॉमिक की ज़बान में एग्जैक्ट। इसे हम अफरात ज़र बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब कि हमारे पैसे का जो है वो डीवैल्यू होना ओवर सर्टन, महंगाई जिसे हम बोल रहे हैं कि हमारा पैसा जो है वो हमेशा डीवैल्यू होता आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया 1947 से लेके 2020 2000 तक 14.5% जो है हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपया है हमारे पास, हम 1 लाख रुपए को किसी जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपने सेफ अलमारी कबर्ड या अपने बैंक में संभाल के रखते हैं। नेक्स्ट ईयर हम उस 1 लाख को निकालेंगे तो बाहर दिखने में वो 1 लाख होगा, लेकिन उसकी वैल्यू अब 1 लाख नहीं वैल्यू है। नहीं है, डी वैल्यू हो उसमें जाएगा वो। उसमें उसमें डी वैल्यू हो गई किस हिसाब से? -14.5%। मतलब अब उसकी जो वैल्यू है कितनी है? 85,500 रुपए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब ये इसका मतलब क्या था कि हर 5 सालों के बाद जो है हमारे पैसे की वैल्यू आधी रह रही है। अब ये मैं इसका आपको एक्यूमुलेटिव एक रिजल्ट बता रहा हूँ आम अल्फाज में, आम समझने के लिए। 14.5% एनुअल बेसिस पे, और हर 5 सालों के बाद अगर हम इसको एक्यूमुलेटिव इसकी फिगर देखें तो हाफ रह जाता है। मतलब आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने यूटिलाइज नहीं किया, संभाल के रखा है, 5 सालों के बाद निकालेंगे उसको, बाहर दिखने में 10 लाख होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख की रह गई होगी। बिल्कुल ऐसे मतलब कि तब जब आप 5 साल पहले एक चीज 10 लाख की खरीद सकते थे, अब 5 साल के बाद आप वो खरीदने जाएंगे तो कितने में मिलेगी? इट्स गोइंग टू बी द डबल अप ऑफ दैट अमाउंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अबाउट 2 मिलियन। तो एग्जैक्टली ये ऐसे है ही। एक फर्क, ये है इन्फ्लेशन। तो इसके हवाले से हमें मतलब कि ऑलवेज प्रोस्पेक्ट तो फोरसी करना है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर भी आता है। ऑब्वियसली, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एक सर्टन लेवल पे हम्म कंज्यूमर एंड यूजर के पास एक सेविंग थी, और वो ये अफोर्ड कर सकता था कि 30,000 जो मैं सेव कर रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, यार उसको मैं इंस्टॉलमेंट में लगाता हूँ, और जो मेरे पास सेविंग है उसकी मैं डाउन पेमेंट करके परचेज करता हूँ। अब इस तरीके का एक सिचुएशन मतलब कि अराइज हो चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से कि लोगों के खर्चे मीट अप नहीं ना हो पा रहे। उसकी वजह से लोग क्या है, वो एक्सपेंसेस जो हैं वो उन्हीं में यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये एक सर्टन लेवल का आपको बिल्कुल डाउनफॉल जो है बिल्कुल। टिल 2025 तक आपको देखने को मिला। तो इसको थोड़ा सा परसू करते हुए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की ज़बान में ना हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हर रिसेशन के बाद एक बूम आता है। ठीक है, हम्म तो देयर बीन अ रिसेशन इन द रियल एस्टेट सेक्शन फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हम्म अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी एक मतलब कि एक डिस्टिंक्ट किस्म का एक था ये गैप 3 से 4 साल का। हम्म और ऑब्वियसली अगर हम ये एक रिसेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक हैवी रिसेशन रहा है एग्जैक्टली 3 और 4 एग्जैक्टली। सालों का, ये इन लम्हात में जब से पाकिस्तान बना है, तो ऑब्वियसली इसका बूम तो आएगा ही, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी ऐसी गेम नहीं है कोई कि जिसमें रिसेशन है, या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि उसके बाद बूम, ऑब्वियसली बूम आना है। इसके चांसेस क्या होते हैं, कहाँ से प्रिडिक्शन होती है कि अब बूम आएगा? ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल, देखें इसमें ये है कि एक सर्टन लेवल ऑफ अमाउंट तक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है। हम्म एक एक उसकी वो वैल्यू है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई बन रहे हैं, कोई बन चुके हैं। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट उस वैल्यू पे सेल हो रहा है जबकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो वो किस वैल्यू पे सेल हो रहा है? प्रोस्पेक्टिंग द एंड यूजर और द इन्वेस्टर के वो किस तरीके से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम उसकी उस तरीके से वैल्यू, उस तरीके से उसका पेमेंट प्लान, फिजिबिलिटी अप्रोच, कि यार लोग इसको मतलब किसी ना किसी हवाले से सोचें कि हम इसको खरीद सकते हैं। अब देखें कि जब चीज मार्केट अच्छी होती है तो हमें चीजें जो है प्राइस वैल्यू उसकी बड़ी हुई दिखाई मिलती दिखाती हैं, है। बिल्कुल ऐसी। जब मार्केट डाउन होती है तो वो प्रोडक्ट हमें लोएस्ट प्राइस रेंज में मिल जाती है। तो इस हम्म वक्त जो है वो प्रॉपर्टी हमें लोएस्ट प्राइस रेंज में मिल रही है। आप देखें कि सर्टन प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट अर्ज पाक के पैनल पे भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे, मतलब कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, एक प्रोजेक्ट जो कि डिलीवरेबल है,
मतलब कि एट द स्पॉट उसका पोजेशन है, आप ले सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे, इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऐसे 4 years 5 years, तो ये किस लिए हैं, ये बहुत ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल उनको, पेमेंट हाँ प्लान है। उसको उनको, तो जब ये वाला आपने बात की कि रिसेशन का क्या टाइम होता है, हम्म ऑब्वियसली अब ये लोग अपॉर्चुनिटीज को वेल कर रहे हैं, और हमने हम्म देखा है कि तकरीबन 12 से 14 माह हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रियल एस्टेट में लोग अब उसको समझना शुरू हो गए, कुछ हलचल है मार्केट में, लोग देख रहे हैं, लोग हम्म कर रहे हैं। तो ये लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रॉम हम्म द वेरी बिगिनिंग लेवल लॉस्ट मार्जिन हम्म। से, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब एक सर्टन लेवल का उनके लिए बूम, बूम आ चुका है हाँ मतलब। उनके लिए बूम आ चुका है, और वो एंजॉय करेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम को, कि जब अच्छा, उन्होंने एक अच्छा रियल डिसीजन लिया। एस्टेट में एक एरिया डिफाइन करते हैं, जैसे सैचुरेटेड एरिया होता है, अनसैचुरेटेड होता है। इसको भी जरा अपने जुबान में आप डिफाइन करें, क्योंकि हाँ। माशाल्लाह आपसे डिस्कशन हो रही है, हम्म। तो आप अपनी एक्सपर्टीज इसमें डालें। इसको आसान अल्फाज में समझते हैं, उसके बाद इसको लेके आते हैं थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस लैंग्वेज में। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स में, एग्जैक्टली। ठीक है। आप मतलब कि इसी तरीके से समझ लें, मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने एक टेबल है जिसके ऊपर दो ग्लास ग्लास हैं, और दोनों ग्लास जो हैं वो वाटर के साथ फिल हैं, हम्म ठीक है। दोनों जो ग्लास हैं उनको एक पानी के गिलास हैं, और उनके साथ एक जार पड़ा हुआ है जिसमें शुगर है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्पून ऑफ शुगर लेता हूँ, उसको एक ग्लास में जो है वो मैं डालता हूँ, और उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। एक सर्टेन लेवल के बाद वो जो है ना, वो चीनी का चम्मच उसमें हम्म। मुकम्मल तौर पे जो है वो जज्ब हो जाएगा, फिर मैं जज्ब हो दूसरा जाएगा। चम्मच उठाऊंगा तो वो एक सर्टेन लेवल के बाद कुछ हद तक जज्ब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम्म ठीक है। अब ये वो सोल्यूशन है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि एक सेचुरेटेड सोल्यूशन है। मतलब क्या इसका, कि इसमें जो चीनी की मिकदार जितनी जज्ब हो सकती थी वो ऑलरेडी हो हो चुकी है। चुकी है। अब मैं मजीद शुगर डालूंगा इसमें तो हम्म। वो हो सकता है जज्ब ना हो, ना हो। क्योंकि ऑलरेडी वो सेचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। इसी के कंपैरिजन में पड़ा हुआ एक दूसरा गिलास, हम्म जो कि पानी का गिलास है, जिसमें अभी शुगर हल होने का बिल्कुल। वो है, बाकी अभी प्रोसेस अभी बाकी प्रोसेस है। अभी बाकी है। तो वो क्या है, वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। हम्म। हमारे यहाँ पे इसको रियल एस्टेट के साथ अब लिंक करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई, मैं बिल्कुल सेचुरेटेड और समझ रहा हूँ, मैं तो अपनी क्लास में चला गया हूँ। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को हम अगर रियल एस्टेट के साथ लिंक करें, टाउन ऐसे हैं, मोहल्ले हैं हमारे पास, हम्म बस्तियां, वो जगह जो सेचुरेट हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पे एक रेजिडेंशियल इलाका है, उसका एंड पर्पस क्या है, वहां हम्म। पे रहाइश का होना, ऐसे ही है। उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना वहां पे। तो एक मोहल्ला, एक टाउन या एक सोसाइटी जहां पे एंड प्रोस्पेक्ट जो है उसका रहाइश का वो फिल हो चुका है, हम्म इसका मतलब क्या है कि उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने करनी थी वो कर चुके हैं, ठीक है। उसकी जो वैल्यू जितनी बढ़नी थी वो बढ़ हम्म। चुकी है, यानी कि उसमें जितनी जो शुगर हाल शुगर होनी ऐड थी होनी वो थी वो हो हो चुकी है, चुकी है। ठीक है। अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई तुक नहीं बनता, जिसे सादे अल्फाज में हम बोल रहे हैं, हम्म ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमेशा किन जगहों पे करनी चाहिए, अनसेचुरेटेड जगह पे। हम्म मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि एक सेचुरेटेड प्लेस है, वहां पे आपको मरला देखने को मिल रहा है 20 लाख रुपए मरला, हम्म ठीक है। आप वहां पे उसको अपनी रहाइश के लिए तो परचेज कर सकते हो, हम्म। लेकिन आप उसको इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको परचेज नहीं कर परचेज नहीं सकते, कर सकते। ठीक है। आप देखें कि कोई ऐसी अनसेचुरेटेड एरिया जहां पे मरला आपको 20 की बजाय 5 लाख का मिल जाए, और ये सोचें कि हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको मिल जाए, हम्म। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी चीनी का हल होना है, वहां पे अभी रेट्स बढ़ने हैं, बढ़ने हैं। ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी चाहिए जो एरिया अनसेचुरेटेड है, क्योंकि वहां पे अभी प्रॉस्पेक्ट बनना है, वहां पे हम्म रहाइश का प्रॉस्पेक्ट बनना है, जिसी के चलते हुए रेट्स बढ़ने हैं। और एट द एंड ऑफ द डे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर वो रेजिडेंशियल है या हम्म। वो कमर्शियल है, कमर्शियल है। वो हमेशा अनसेचुरेटेड एरिया है, उसमें भी सर्टन अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं। हम्म। ऑब्वियसली आपने सुना होगा, काफ़ी सैफ हमारे यहाँ पे चलती हैं, कि अनसेचुरेटेड एरिया रिस्क रिस्क तो है रिस्क तो ऑब्वियसली, होता है, बिल्कुल और ऐसा है। लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मामला भी हुए हैं इसमें। बिल्कुल। और ऐसा हो चुका है ना मतलब। हाँ, इसका इसका ना मैंने एक मेजर बनाया है हम्म सैफ, हम्म कि इनको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। हम्म देखें, अकाउंटिंग की ज़बान में ना हम कहते हैं कि रिस्क इज़ द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट यू टेक इन फ्यूचर, कि जिसमें आपने प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर में किया होगा, आपने रिस्क लेना है, हम्म ठीक है। फ्यूचर में वो आपका प्रॉफिट है जो आपने रिस्क पास्ट में लिया हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी मैं बात को? समझ रहा हूँ। अब इसमें इस तरीके से हैं कि हमारे पास ना कुछ पॉसिबल मैयर है। अब मेरे पास एक रिस्क है ना, हम्म मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं ब्लंटली एक डिसीजन ले लूँ कि यार ओके मैंने रिस्क ले लिया, हम्म। लेकिन ये तो कोई एक मतलब कि कह लें कि कोई एक अथेंटिक डिसीजन नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। रियल एस्टेट एक पैसे के साथ हमारी एक सेविंग है उसमें,
मामलात हैं, हम उसको एक वैल्यूएबल डिसीजन में लेके चलना चाहिए। हम्म तो उसके हमने पॉसिबल मेजर लेने हैं, वो किस तरीके से हम ले सकते हैं। उसमें मैंने ना 3 एग्रीगेट्स बनाए हैं, हम्म और मैं ये चाहता हूँ आप इसको हाईलाइट भी करें और लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बताएं। जरूर। 3 एग्रीगेट्स उसमें क्या हैं। नंबर 1 इज़ द अप्रूवल ऑफ दैट सर्टेन प्रोजेक्ट, कि क्या वो प्रोजेक्ट अगर वो रेजिडेंशियल है हम्म तो अपनी रेजिडेंशियल बॉडीज़, या अगर वो कमर्शियल है तो अपनी कमर्शियल बॉडीज़ से अप्रूव्ड है, नंबर 1। हम्म नंबर 2 उसकी लोकेशन, वो किस जगह पे लोकेट करता है, वहाँ पे उस सिटी का मास्टर प्लान कैसा है, क्या वहाँ पे उस सिटी का मास्टर प्लान उस तरीके से फोर्सी कर रहा है कि वहाँ पे हमने फैसलाबाद को अगर देखें तो फैसलाबाद किस तरफ ग्रो कर रहा है। हम्म ठीक है, ये है लोकेशन। हैबिटेशन किस तरफ जा रही है? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट इसको किस तरीके से प्लान कर रही है, हमने किस तरीके से इसको साथ लेके चलना है। एंड द थर्ड एंड द अल्टीमेट चीज जो है उसकी, डेवलपर, हु इज ऑनिंग दैट पर्टिकुलर हम्म प्रोजेक्ट, उसका डेवलपर कौन है, उसके पास्ट में रियल एस्टेट के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसने हम्म कितने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट किए हैं, और उनमें से कितने उसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं जो उसने हम्म डिलीवर किए हैं पास्ट में। इससे हम एवेल्युएशन करते हैं कि वो बंदा जिसके साथ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है पास्ट में। हम्म समझ रहे हैं आप मेरी बात को। बिल्कुल तो ठीक ये है। 3 एक एग्रीगेट्स बनाए हैं मैंने, इनका आपके जहन में होना बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। और ये जो काम है, ये 3 चीज़ें जो आपको एक रिलायबल तौर पे जो हम्म एक कन्वे करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली। वो एक कंसल्टेंसी फर्म होती है जो हम्म आपको इस तरीके से गाइड करती है कि आपके पास पोर्टफोलियो कितना है, कितनी अमाउंट है आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम्म आपकी ज़रूरत क्या है, आप इसको कमर्शियली लेके चलना चाहते हैं, आप इसको रेजिडेंशियली लेके चलना चाहते हैं, बिल्कुल बच्चों ऐसे का ही है। एसेट बनाना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि आप जैसे एमबीए आपने किया हुआ है, आपको ज़्यादा नॉलेज है करेंसीज के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, तो जो डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी के बीच में जो गैप है, रियल एस्टेट उसको कवर अप करती है? नहीं, किसी लेवल पे नहीं करती। किसी लेवल पे नहीं करती। नहीं। और इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपसे मेरी पॉडकास्ट से पहले एक डिस्कशन चल रही थी, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपके मुताबिक अलग है। हाँ, तो मैं बेसिकली उसको दोबारा से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। के अंदर कि हम्म। ऐसी क्या चीज़ है आप बाकियों को कह रहे हैं कि मतलब जो हाँ। इन्वेस्टमेंट बाकी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम्म। इन्वेस्टमेंट का सही पर्पस ही नहीं वो बता रहे। हाँ। तो ये ज़रा काइंडली आप मुझे बताएं। हाँ, अब देखें ना, हम हमारे जहन में एक चीज़ है कि एक हम्म चीज़ है, मैंने 1 लाख रुपए की परचेज की है, हम्म एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं उसको 1.5 लाख की सेल कर देता हूँ। हम्म कितना ठीक है। फायदा हुआ मुझे? 50,000। 50,000। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट, लोग ये समझते हैं। हम्म अब जो समझने वाली चीज़ है इसमें, मैं वही एग्जांपल दूंगा। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि हम्म लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। हम्म 3 चीज़ें हैं, तीनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। नंबर 1 इज सेविंग, हम्म नंबर 2 इज बेस्ट सेविंग, नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट। ओके ऑलरेडी ओके। गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब सेविंग क्या है, हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं क्योंकि वो समझने वाली एग्जाम्पल है, और 1 लाख का फिगर ऐसा है कि जो अमूमी बिल्कुल तौर पे ऐसे ही हमें है। समझ आ जाता है। 1 लाख रुपया एक बंदे की सैलरी है। 70,000, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स में कोट किया कि वो उसकी एक्सपेंसेस हैं, हम्म ग्रोसरीज में XYZ एक्सपेंसेस में उसके यूटिलाइज होते हैं। 30,000 उसकी सेविंग है। हम्म ठीक है, 30,000 सेविंग वो हर महीने कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट अप विद एन अमाउंट ऑफ 3,60,000। तीन हम्म लाख साठ हजार उसकी जो है वो सेविंग वो है। सेविंग है। वो सेविंग जो है वो हमेशा सेविंग ही रहेगी। हम्म अगर तो वो 3,60,000 रुपए को किसी जगह पे इन्वेस्ट करता है हम्म तो वो क्या होगा। अच्छा, उसमें 3,60,000 रुपए हैं, उसको 1 साल के बाद वो 3,60,000 रुपए, मैंने बताया था कि अगर वो एग्जैक्टली निकाले तो एग्जैक्टली बाजार देखने में तीन हाँ, लाख वो साठ माइनस हजार में है, चले जाएंगे। लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यू कम होगा। कम हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। अब उसको कुछ ऐसा सर्टन सोचना है कि हम्म उसको अपने पैसे की वैल्यू जो है ना 3,60,000, जो कि अगर 20% या जितना भी उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में जिसपे हम स्टैंड कर रहे हैं, जितना भी उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसको उस गैप के साथ कवर करके वापस लेके आना है। हम्म ठीक है, 1 साल तक अगर उसने पैसा रखना है तो एग्जैक्टली। वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 4 लाख। लेट्स सपोज हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो 4 लाख होना चाहिए। अगर उसका 3,60,000 जोड़ा हुआ, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सेविंग का, वो सेविंग उसकी का। सेविंग होगी। अगर उसका 3,60,000 जोड़ा हुआ 1 साल के बाद, उसको 4 लाख के मार्जिन में, जो कि उस वक्त का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वहां पे लाके उसको तवाजन बरकरार रख देता है, तो ये क्या है, तो बेस्ट सेविंग में आ वो जाएगा। बेस्ट सेविंग में आता है। एग्जैक्टली ऐसे। गॉट द पॉइंट। अब हम ये समझते हैं टिपिकली, हम्म सैफ, यूल एग्री विद माई पॉइंट,
कि 3,60,000 एक बंदे के पास था, एक साल के बाद उसने 4 लाख कर लिया, तो वो यही सोचेगा ना उसको एग्जैक्टली 40,000 का प्रॉफिट और हुआ, इसी को इन्वेस्टमेंट कह देते उसी हैं को कि इन्वेस्टमेंट के हाँ साथ रिलेट कर देते हैं। हालांकि ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है समझने की बात यह है कि वो 40,000 का जो प्रॉफिट था वो ना हमारा प्रॉफिट था ना वो नुकसान था, वो सिर्फ वही है एक्चुअल हमारी अमाउंट जो 3,60,000 पे स्टैंड कर रही। बिल्कुल ठीक है, ऐसे बिल्कुल तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है हमारे पास, वो अमाउंट जिसको हम किसी भी सोर्स में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फ्लक्चुएशन ट्रांजैक्शन में हम इन्वेस्ट करें उसको, और वो हमारे इन्फ्लेशन के गैप को क्लियर करके उससे ऊपर मजीद हमें कुछ दे के जाए, हम उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे और उसको ROI जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न बोलेंगे। ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब ये 3,60,000 4 लाख हो गया, तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट सेविंग के जिम्मे में आया, ना हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ ना 1 लाख का नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो 4,10,000 भी हो गया ना, तो फिर हमें 10,000 का फायदा हुआ, फिर हम कह सकते हैं हमारा ROI कितना है, 10,000। ठीक बिल्कुल है, मैं क्योंकि समझ उसने गया इन्फ्लेशन के गैप को जो है वो क्लियर कर वो लिया। क्लियर करके उससे अब गया हाँ जी, तो हम रियल एस्टेट के साथ इसको लिंक करते हैं। आप देखें कि सैचुरेटेड एरिया की भी बात हुई, अब सैचुरेटेड एरिया और इन्फ्लेशन को हम एक साथ लेके चलते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक टाउन में रह रहे हैं, आपके घर है, आपके घर के साथ वाला घर जो है वो फॉर सेल है। ठीक है जी, आप देखते हैं वो आपको घर जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है। ओके आप वो घर परचेज कर लेते हैं, किस नीयत के साथ कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की। अब हम अच्छे दौर की बात कर लेते हैं, जब जो हमारा 14.5% जो इन्फ्लेशन हुआ करता था, अब तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन हम फिर भी इसको तभी कैलकुलेट करेंगे कि जब हर 5 सालों के बाद हमारे पैसे की वैल्यू आती रह रही थी। बिल्कुल ठीक है जी, आपने वो 1 करोड़ रुपए का घर लिया किस एरिया में जो कि ऑलरेडी सैचुरेटेड था। ठीक है, 5 सालों के बाद आपको समझ में आया कि यार हमारा जो घर है ना 1 करोड़ का हमने लिया था, वो अब 1 करोड़ 30 लाख का बिक रहा है। आप बहुत खुश होते हैं, यार बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है कि 30 लाख का अब प्रॉफिट आपको हो वो गया। मिथ याद आएगी बिल्कुल मैं समझ रियल गया। एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रियल एस्टेट हमेशा हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है। बिल्कुल तो ऐसे। आपका एक रिलायबल एक कनेक्टिविटी डेवलप होती है कि यार ये तो वाकई वो चीज है। क्यों? क्योंकि 5 सालों में यार मुझे 30 लाख का फायदा हो गया। कौन सा बिजनेस देता है ऐसा? अच्छा, आप अब इसको इन्फ्लेशन के साथ अगर लिंक करें, मैं ये कह रहा हूं कि हर 5 सालों के बाद हमारे पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। और ये अब नहीं, ये कब होता था? जब बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे, जब 14.5% इन्फ्लेशन वाले डेज होते थे। तो अब तो वो है नहीं। अब तो हर 3 सालों के बाद या 2 सालों के बाद हमारे पैसे की वैल्यू आती रह रही है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम 1 करोड़ रुपए का हमने घर बाय किया और 5 सालों के बाद हमने वो बेचा 1 करोड़ 30 लाख का। हम समझ रहे हैं कि हमें 30 लाख का फायदा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि 1 करोड़ का घर अगर हमने 5 सालों के बाद 2 करोड़ का भी बेचा होता ना, तो वो सिर्फ यही वाले हमारे इन्फ्लेशन के गैप को क्लियर किया था। सेविंग और बेस्ट सेविंग की तरफ बेस्ट आया सेविंग, होता, तो वो हमारी बेस्ट सेविंग थी अगर वो 1 करोड़ वाला घर हमने 5 सालों के बाद 2 करोड़ का बेचा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने ना हमें 1 लाख का भी फायदा देना था ना 1 लाख का नुकसान। हाँ, अगर वो 2 करोड़ 20 लाख का मिलता तब हम कह सकते थे कि ये इसमें हमें 20 लाख का जो है वो फायदा हुआ। तो हम 30 लाख का फायदा करके ये समझ रहे हैं 1 करोड़ की चीज लेके 5 सालों के बाद उसको 1 करोड़ 30 की बेच के ये समझ रहे हैं कि हमें 30 लाख का फायदा हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो जाहिर सी बात है अब हमें समझ आ गया कि सेविंग, बेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हाँ, जबकि सैफ आप देखें 1 करोड़ 30 लाख की हम चीज सेल करें जिसकी एक्चुअल वैल्यू तब 2 करोड़ होनी चाहिए थी, हमें तो 70 लाख का नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझने की जरूरत है, इसको सीखने और ये की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्चिंग फेज में होते हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, ऑब्वियसली उसमें आप मुझे ये क्लियर कर दें, ये मैं इन्वेस्टमेंट से ही बोल रहा हूँ कि ये भी सेविंग के जुमरे में आ रहा है? वो इन्वेस्टमेंट ही है, वो इन्वेस्टमेंट ही आती लेकिन है। उसके मैं आपको एग्रीगेट बता चुका हूँ और उसमें आप किसी कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत आपको दरकार है, वो आपको जरूर मुशावरत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये काफी ज्यादा लोग हैं हमारे पास ऐसे कि जिनका ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, वो हमेशा नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। काफी सारे ज्यादा लोग हैं हमारे देखने में मिलते हैं कि उन्होंने शायद लाइफ में 1 या 2 दफा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दैट्स गोइंग टू बी द मेजर फार मोस्ट मेजर डिसीजन ऑफ देयर लाइव्स। कि उनको अगर ये डिसीजन करना है तो किसी अथेंटिक सोर्स के थ्रू करना है। एग्जैक्टली, ठीक जब है? पूरी तो ये सेविंग वाले लगा रहे होते एग्रीगेट्स हैं हैं उसमें जो मैं दोबारा अगर रिपीट कर देता हूँ, जिसमें अप्रूवल है, उसमें लोकेशन है, उसमें ऑनर है,
बिल्कुल, तो डेवलपर इसको की आपने, हिस्ट्री जो है। हाँ, और ऑब्वियसली ये वाले अगर आप इसको डीप डिग करके सर्च भी करना हुँ, चाहें, लेट्स सपोज एक बंदा जो रियल एस्टेट के साथ कंसर्न नहीं है हुँ। और वो अपने मामलात अपनी ज़िंदगी हाँ, हाँ, मैं अमूमी तौर समझ पे रहा हूँ। जैसे गुजारते हैं वो गुजार रहा है, तो वो अगर इसके बारे में नॉलेज भी लेना चाहेगा तो हो सकता है उसको कोई सर्टन वैल्यूएबल पॉइंट से नॉलेज ना मिल हुँ। सके, उसको पता ही नहीं है कि अब अच्छा डेवलपर क्या होता है। आपने कमर्शियल में जैसे कि आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस है, स्टार्ट आपने लिया कमर्शियल से, कोविड के टाइम में भी आपने कमर्शियल में ही जो हम्म। है वो काम किया हुआ है। फिलहाल आप किस कमर्शियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? फिलहाल रिसेंटली आप कह लें कि हमारा एक प्रोजेक्ट है चल रहा, एलाइट सेंटर के नाम से। अलाइट सेंटर के नाम जी से। हाँ। ठीक है। अ, मुझे ज़रा इसकी कुछ हाइलाइट्स शेयर करें अगर। हाँ, एलाइट सेंटर जो है ये एक हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है। हुँ, ये कंपनीड ऑन 9 फ्लोर। ओके, इसकी बेसमेंट में जो है वो गाड़ियों की कार पार्किंग है। ओके, 4 फ्लोर जो हैं उसके वो कमर्शियल शॉप्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है। 2 फ्लोर जो हैं वो उसके ऑफिस पर मुश्तमिल हैं। हुँ, 3 फ्लोर जो हैं उसके अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। एक हम अपकमिंग डेज में हुँ। वो एक अब इसमें नया एडिशन ऐड नया होने एडिशन वाला है। हम ऐड करने जा रहे हैं जो ओके, कि एलाइड कमर्शियल हब के नाम से। ठीक है। एंड दैट्स गोइंग टू बी द सरप्राइज फॉर यू गाइस कि ओके। वॉच आउट द डिटेल्स इन मतलब द अभी आप अपकमिंग रिवील डेज। नहीं करना चाह रहे? हाँ, अभी हम रिवेल नहीं करना जा रहे हाँ, उसको। तो वो, लेकिन वो बहुत मज़े की चीज़ है। ओके। वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हुँ, मुझे नहीं लगता फैसलाबाद में किसी ने उसको अप्लाई किया, अगर अप्लाई किया भी होगा हुँ, तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हुँ, हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो ये तो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है? हाँ जी, ये ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है और हुँ, कार पार्किंग इसकी मतलब कि फ्लो के साथ ऑपरेशनल है। बिल्कुल कमर्शियल ठीक। फ्लोर जो हैं वो ऑपरेशनल है। इसमें हमने एक सेगमेंट मोबाइल बाज़ार का दिया है। रिसेंटली हमने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम ठीक-ठाक वहाँ पे बिज़नेस मोबाइल लेके बाज़ार आएँगे। की तो नीड भी है इस टाइम लोगों को, जो हाँ जी, सिचुएशन इस टाइम कचहरी हाँ जी। बाज़ार में हो चुकी है। हाँ, एक सर्टेन लेवल पे इसकी हमने लोकेशन की बात नहीं की, लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, एलाइट सेंटर जो है इट्स सिचुएटेड इन द वेरी हार्ट ऑफ फैसलाबाद। हुँ, इसकी लोकेशन को अगर मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट हुँ, करूँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, पे, ज़रूर, हाँ ज़रूर। जी। तो ये है जी, फैसलाबाद के 8 मेजर रोड्स हैं। 8 मेजर रोड्स में से एक मेजर रोड नडवाला रोड कहलाता है। एग्ज़ैक्टली यस, नडवाला रोड में जिना कॉलोनी सिग्नल के पास ये एक प्रोजेक्ट है। मतलब ठीक कि है। आपको मैं अगर थोड़ा-सा डीपली बताऊँ तो ये 500 मीटर्स का जो है ना पैच है हुँ, फ्रॉम द वेरी फेमस क्लॉक टावर। ठीक है? ओके। उसी के रेडियस के अंदर-अंदर हमें वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलती है। हुँ, 2 फेमस मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं फैसलाबाद की, जीसी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हुँ, तो एक आप कह लें कि एक बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड एरिया है वो, बिल्कुल ठीक है? ठीक। और वहाँ पे ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट की हुँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। और एलाइट सेंटर जो है वो अरज़ पाक के पैनल में अवॉर्ड हुआ था जून 2024। ठीक है। और विद इन अ गैप ऑफ जस्ट 3 to 4 months वी वर फार अहेड ऑफ आवर टारगेट। यू वोंट बिलीव इट। अच्छा, माशाल्लाह, यस, माशाल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन गया एग्जैक्टली होगा। बस सर्टन लेवल की एक मार्केटिंग की हाईलाइट की जरूरत थी वहां पे हुँ, कि एक वो कहते हैं ना कि राइट लेवल का पिक। हुँ, वी जस्ट डिड दैट। बीइंग एन एक्सीलेंट हुँ, मार्केटिंग टीम, आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो यही होती है ना वो यही कि वो होती जो है। गैप है, आप एक प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करते हो और आप देखते हो कि यार दैट वाज द डिलीवरेबल प्रोजेक्ट, ये हुँ, क्यों नहीं डिलीवर हुआ। आप हुँ। जस्ट उस गैप को क्लियर करते हो। एक ब्रिज का काम द करते हैं आप। बिजनेस इज योर्स। बिल्कुल। एंड सो फार एंड ऑल द वे अप वी आर देयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरीज की हैं, एडिशन किया है, हुँ। मामलात को लेके चले हैं। तो अरहम साहब ये अलाइट सेंटर ही क्यों? मतलब आप इतने प्रोजेक्ट किए हैं तो अलाइट सेंटर को चूज़ करना, इसकी कोई हम्म। ख़ास वजह? सबसे पहली बात तो ये थी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो जैसा कि लोकेशन को मैं बताया कि वो सैचुरेटेड एरिया में होने के बावजूद एक हुँ, मार्जिनल अमाउंट की कंसेशनल प्राइस में हमें मिल रहा है वो। हुँ, आपको मैं बताऊं कि वो बिलीव नहीं होता, अभी भी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ कि डिलीवरेबल प्रोजेक्ट हुँ। एट द स्पॉट डिलीवरी और पेमेंट प्लान 5 ईयर्स का। अच्छा। हाँ, 5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान 25% के साथ हुँ, बुकिंग एट द स्पॉट पोजेशन। आपको कोई चीज़ चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए, मोबाइल बाजार की शॉप चाहिए, एट द स्पॉट। क्या बात! ठीक है, रेंटल इनकम वहाँ पे एक्चुअली डिमांड है। मैं ये हुँ, भी नहीं कहूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा हमने किया है। हुँ, एक्चुअली उस एरिया पे फुटफॉल ही ऐसा था कि वहाँ पे डिमांड है रेंटल की। हुँ, और जितना हमने जस्ट एक रेंट का एक स्केल सेट किया है वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह द रेंटल बायर हमारे पास खुद चल के आया है।
हमने बस वो स्केल को जो है ना वो डिमिनिश नहीं किया उसके लेवल से, तो वो प्रॉस्पेक्ट बना है और उसी के साथ चलते हुए लोगों की वैल्यूज वो अटैच होती हैं कि यार इन्होंने जो किया था वो किया है। तो अब लोग उसी के साथ चलते हुए हमारे पास नए प्रोजेक्ट, एक्स प्रोजेक्ट, वाई प्रोजेक्ट पे हमारे साथ बिल्कुल चल रहे हैं। तो उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सिटिंग करते रहा करेंगे, तो बात चलो, होती रहा करेगी। बहुत शुक्रिया हम साहब, आपके बड़े जो थॉटफुल और इंसाइटफुल हाँ। जो है वो हमें मिलने देखने को मिले इन रिगार्ड्स। अच्छा, अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन आपके मुतालिक मैं एक जाते जाते एक आपसे कुछ हम्म। एक कोट्स या कुछ भी आप कहना चाहें कि रियल स्टेट एक वर्ड में या एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहें अपनी एमबीए की लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में, तो क्या होगा? For with the prospect of perspective, sorry, हम्म। with the perspective of being a salesman, real estate is a luxury product to sell. ठीक है ओके। जी। तो यही है इसमें, और रियल एस्टेट इज क्वाइट अ बिगर इंडस्ट्री। आपको नो चीज़ें डाउट, जो नो हैं डाउट। वो फ्रॉम द वेरी हिल्ट स्टार्ट से सीखनी चाहिए। हम्म। तो मेरे जितने सर्टन लेवल के कोलीग्स, मेट्स जो ये चीज़ देख रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि टिपिकली थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर आएँ। बाहर है। फैसलाबाद की जो माइंड कॉन्सेप्ट है या ओवरऑल हमारा जो हम्म। प्रॉपर्टी के मामला चलते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर आएँ और इसको चीज़ों को समझ के करने की शुरू करें। आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा अच्छा। अपने इन्वेस्टर के साथ बात करके, उनको बिजनेस बिल्कुल आइडियाज़ बिल्कुल। प्रोवाइड करके। एक डिस्कशन जो है वो हेल्दी होती है, तब मज़ा आता है, ना कि ये कह के सर आप आए हम करते हैं, आप देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर द अपकमिंग डे। सैफ, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू बहुत यू। शुक्रिया हम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपकी जो हमने आपसे जो सीखा है वो माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई होप दैट वुड बी प्रोडक्टिव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और थैंक यू सो अर्ज़े मच। पाक के प्लेटफॉर्म पर इतने सीनियर्स और इतने थॉटफुल लोग काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लोग जो हैं वो जानेंगे। और इंशाल्लाह जी, अलाइट सेंटर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अर्ज़े पाक के किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो अर्ज़े पाक से कांटेक्ट करें। हमारे साथ अरहम इकबाल साहब मौजूद थे, जिनकी इनसाइट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। मज़ीद इस तरह की पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और तब तक मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।